हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आलोक और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूटन एजुकेयर, जिसमें हम लोग 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखेंगे। जिसमें आज हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग 50 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से उसको आगे बढ़ाएंगे। तो जो लोग भी यदि चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि आप दबा लीजिएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप उसको प्रेस करना ना भूलेंगे। यदि जो बच्चे 10th क्लास के हैं, जो लोग 10th क्लास का तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी 10th क्लास के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां पे देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज 10th क्लास का भी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। 51 नंबर से जो क्वेश्चन हम लोग को आज पढ़ना है, तो 51 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है क्या, तो 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। यानी जो दूरबीन होता है उसमें अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो जो बच्चे यदि दूरबीन का लेक्चर किए हैं, दूरबीन का जो वीडियो है उसको देखे होंगे, तो उसमें यही क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि खगोलीय जो दूरबीन होता है उसमें जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक और उल्टा बनता है। अच्छा, यहाँ पे कंसेप्ट वाला बात किया है। बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो खगोलीय दूरबीन में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो काल्पनिक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, तो काल्पनिक और उल्टा बनता है। अच्छा, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, देखिए हमेशा काल्पनिक जो होता है वो सीधा होता था, लेकिन इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा जाता है ताकि आप लोग फंस जाएं, क्योंकि काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, आज तक हम लोग पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है अंतिम फाइनली जो प्रतिबिंब बनता है दूरबीन में वो कैसा बनता है, काल्पनिक और उल्टा बनता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है कि खगोलीय दूरबीन में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है। तो खगोलीय दूरबीन में जो अंतिम प्रतिबिंब होगा वह कैसा होगा, तो वह काल्पनिक और उल्टा होगा। यानी सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा हमारा 51 नंबर का। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण कम होगा। कांच से, कांच का कोई टुकड़ा है और उससे अगर कोई प्रकाश किरण हवा में जा रहा है तो सबसे कम क्रांतिक कोण किसका होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जिस रंग का आवृत्ति अधिक होगा उसका क्रांतिक कोण सबसे कम होगा। तो सबसे अधिक आवृत्ति किसका होता है, तो बैगनी का। यानी बैगनी जो रंग है उसका क्रांतिक कोण क्या होगा, सबसे कम होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण कम होगा। लाल रंग का, हरा रंग का, पीला रंग का और बैगनी रंग का। तो इसका जो ऑप्शन है 52 नंबर का वो कौन सा होगा, तो बैगनी रंग का क्रांतिक कोण जो होगा वो सबसे कम होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है का नाभ्यांतर यानी फोकस हवा में 20 सेंटीमीटर है, तो इसका नाभ्यांतर एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में होगा। ये क्वेश्चन समझ में कुछ नहीं आ रहा है, नहीं उटपटांग लग रहा है। सीधा सीधा आते हैं हम इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक लेंस है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है और उसका जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। अगर मान लीजिए लेंस यहाँ पे हवा में रखे हैं तो है इतना। अगर इस लेंस को उठा करके हम डाल दें किसी एक मीडियम में और उस मीडियम का भी अपवर्तनांक 1.5 है, तो बताइए कि लेंस जो है उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना है। अगर माध्यम का अपवर्तनांक और लेंस का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक और लेंस का अपवर्तनांक अगर बराबर हो गया तो ये दोनों क्या होगा, गायब हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपको पिछले में मैं एक कंसेप्ट भी बताया था। अगर आप एक गिलास पानी लेकर एक बाल्टी पानी मिला दीजिए तो पानी क्या होगा, गायब हो जाएगा। नहीं पता चलेगा कौन एक गिलास वाला पानी है हम मिलाए हैं जो, क्योंकि दोनों का अपवर्तनांक बराबर है। ठीक वैसे ही यहाँ पे कह रहा है कि जो कांच का लेंस है उसका अपवर्तनांक और जिस मीडियम में डाल रहे हैं दोनों का अपवर्तनांक यदि 1.5 है, तो बताइए कि उस लेंस का फोकस दूरी कितना हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है लेंस गायब हो जाएगा तो समतल सतह की तरह व्यवहार करेगा, और समतल सतह का त्रिज्या और फोकस कितना होता है, अनंत होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन दिया है कौन कौन सा दिया है, कह रहा है 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और इनफाइनाइट। तो जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी अनंत हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन जो 54 नंबर है, आप देख सकते हैं कि श्वेत प्रकाश में तेल की पतली फिल्म वो फिल्म नहीं है, ये
कोई मूवी का बात नहीं किया जा रहा है। कह रहा है श्वेत प्रकाश में तेल की पतली फिल्म या साबुन का पानी रंगीन दिखता है, इसका कारण क्या है। कह रहा है तेल का जो पतला फिल्म होता है, पतला मतलब आप लेयर बन जाता है, आप देखे होंगे साबुन का भी हाथ में लेकर ऐसे उसका बबल्स बनाए हैं, तो जो बबल बनता है वो पतला लेयर बनता है, वो देखिएगा चमकता है। तो वही कह रहा है कि जो तेल का पतला फिल्म है या साबुन का जो पानी होता है वो रंगीन दिखाई देता है, क्यों? तो उसके पीछे का जो कारण है वो होता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है ऐसा। तो इसका जो ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और व्यतिकरण। तो जो रंगीन दिखता है उसका कारण क्या होगा? तो व्यतिकरण होगा, यानी 54 नंबर का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है? तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। अगला दे रहा है ब्रूस्टर का नियम क्या है। तो ब्रूस्टर का नियम होता क्या है? तो म्यू इक्वल टू 10 IP होता है। ब्रूस्टर का नियम क्या होता है? म्यू इक्वल टू 10 IP, यानी किसी पदार्थ का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होता है, यही है ब्रूस्टर का नियम। तो म्यू इक्वल टू 10 IP होता है। यहाँ पे दिया क्या है? म्यू बराबर 10 IP, म्यू बराबर साइन IP, म्यू बराबर कॉस IP, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? 55 का ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। अब 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग की लंबाई, यंग का प्रयोग किया था ना, एक स्लिट डबल स्लिट प्रयोग जो किए थे जिसमें हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक निकाले थे। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि यंग के प्रयोग में प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की लंबाई यानी लैम्डा का मान 2 गुना कर देंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फॉर्मूला पहले देखते हैं। बीटा इक्वल टू होता है कितना? तो बीटा इक्वल टू होता है डी लैम्डा बाई डी, डी लैम्डा बाई डी। अब कह रहा है कि अगर लैम्डा को हम 2 गुना कर देंगे तो जाहिर सी बात है बीटा भी क्या होगा? 2 गुना बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम तरंग दैर्ध्य को बढ़ाएंगे तो उसका जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन क्या क्या वही रहेगा, 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो कितना होगा? अगर 2 गुना इसको बढ़ाएंगे तो ये भी कितना बढ़ जाएगा? 2 गुना। यानी जो ऑप्शन है 56 नंबर का वो कौन सा सही होगा? बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। चलिए 57 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश किरण हवा से ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका आवृत्ति, कह रहा है कि प्रकाश है अब वह हवा से कहां प्रवेश कर रहा है? कांच में, तो उसके आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका आवृत्ति हमेशा नियत रहता है, यानी अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? अपवर्तन, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है क्या? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है सी नंबर सही हो जाएगा 57 नंबर का, कि अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन का, परावर्तन का, अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण और इनमें से कोई नहीं। जो इंद्रधनुष बनता है वो कैसे बनता है? तो वो 3 घटनाएं कारण बनता है। प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है, इसीलिए इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इंद्रधनुष प्राकृतिक में कौन से घटना का उदाहरण है? तो परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों होगा। तो इसका जो ऑप्शन है कौन सा होगा? 58 नंबर का सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मृग मरीच का प्रभाव। मृग मरीच का प्रभाव पढ़े हैं ना, गर्मी के दिन में आप जा रहे हैं सड़क पे और देख रहे हैं सड़क पे आगे पानी बह रहा है, जैसे वहां पे पहुंचे लग रहा है कि और आगे बह रहा है, तो इसी घटना को हम कहते हैं मृग मरीच का प्रभाव। और ये क्यों उत्पन्न होता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो कह रहा है कि मृग मरीच का प्रभाव जो है उसका कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन और व्यतिकरण। तो इसका जो कौन सा होगा? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। तो इसका ऑप्शन जो है ए नंबर सही है। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? प्रकीर्णन, व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, ध्रुवण, विवर्तन, तो कौन सा होगा? तो जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है।
होता क्या है, जब सूर्य से जब प्रकाश चलता है तो नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है और वो फैल जाता है, जिसके कारण हमको आकाश का रंग कैसा दिखता है, नीला कलर का दिखता है। अगर आपसे कोई पूछे अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखता है, तो अंतरिक्ष यात्री को काला दिखता है, क्योंकि जो आकाश है उसका कोई रंग नहीं होता है, काला दिखता है। लेकिन हम देखें अगर तो जो आकाश है उसका रंग नीला दिखता है, तो क्यों दिखता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। तो ये 60 क्वेश्चन जो है हम लोग आज पूरा हो गया। बस इतना ही रन देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे आगे। तो बस इतना ही रन देते हैं। धन्यवाद।